तैयारी भारतीय बाजारों के खुलने की और यहां पर देख लेते हैं किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी कह रहा है कि 15 अंकों की मजबूती के साथ होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। और कल इंटरेस्टिंग बात यह दिखी कि आप देखिए निफ्टी फ्यूचर्स ऑलरेडी डिस्काउंट में जा चुके हैं, जो कि प्रीमियम थी 17-18 पॉइंट की, वो घटकर महज 2 पॉइंट के डिस्काउंट पर आ गई। तो एक्सपायरी के 2 दिन पहले ही यहां पर निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट पर होते हुए दिख रहे हैं। देखना होगा आज क्या कहीं कुछ प्रीमियम बढ़ पाती है वहां पर या नहीं। और यहां पर पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, उससे पहले आप देख सकते हैं एशियाई बाजार में कारोबार बुरा नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं। और अमेरिकी बाजार भी कल शांत ट्रेड दिखाते हुए नजर आए। रुपए की ओपनिंग पर भी नजर डालेंगे, कल 12 पैसे की कमजोरी के साथ हमने रुपए को 62.32 पर क्लोज होते हुए देखा था। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर एकदम शांत शुरुआत के संकेत। इस वक्त कोई खास बदलाव नहीं, 10 अंक ऊपर निफ्टी है, 3 अंक नीचे सेंसेक्स है। 8% नीचे पहली टिक में सन फार्मा नजर आएगा आपको नीचे। अब 4% नीचे टाटा मोटर्स, 2% नीचे दिखेगा आपको सिप्ला। 2% की मजबूती और एचसीएल टेक में 2% का उछाल है। पीएनबी भी 2% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो बेहद शांत शुरुआत इस वक्त भारतीय बाजारों में प्री ओपनिंग सेशन में भी होती दिख रही, कोई खास एक्शन है नहीं। 4% नीचे सन फार्मा का स्टॉक, 20 अंक नीचे इस वक्त आपको सेंसेक्स नजर आएगा। और रुपए में आप देखें तो मामूली मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिखी है। 7 पैसे की मजबूती इस वक्त, अब 62.32 के सामने 62.25 पर यहां पर शुरुआत की है इस वक्त रुपए ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। आईटीसी यहां पर 515 रुपए में गोवा का पार्क हयात होटल खरीदने की बात हो रही है और इनकी जो लोएस्ट बिड थी वो मंजूर होती हुई नजर आ रही है। अमरीश, आपसे राय लेना चाहता हूं, कितना पॉजिटिव समझते हैं आप आईटीसी के लिए, क्या यहां पर खरीदारी का मौका दिखता है आपको? काफी बड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज आई फील दैट दे हैव गॉट इट एट एक्सट्रीमली चीप प्राइस। क्योंकि मुझे पता है कि आई मीन दिस डील हैज बीन देयर इन द मार्केट फॉर द लास्ट 4-5 years, और जो एक्सपेक्टेड प्राइस था वाज बिटवीन 900 to 1000 crores. As against that, this has happened closer to 500 odd, and for I mean a property like this, to get it at about 1.25 to 1.3 crores per room, I think it's very, very cheap. पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ दिनों से दबाव देखा है। कल का सेशन भी इनके लिए थोड़ा प्रेशर भरा था। कल ये भी खबरें आई कि जो यूनियन स्ट्राइक पर जाने की बात कर रही थी, उन्होंने अब स्ट्राइक वापस ले ली है और जो इनके बीच करार हुआ है वो 15% सैलरी हाइक का हुआ है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रोविजनिंग दरअसल कर रखी थी 15% वेज हाइक इंक्रीज की, लेकिन यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों ने दरअसल 12 से 13% वेज हाइक की ही प्रोविजनिंग कर रखी थी। नमूरा की ये रिपोर्ट है जो ये कहती है। अमरीश, कैसे देखते हैं आप इसे, और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है इसके चलते? I feel this is slightly on the higher side, although Nomura's report has come saying that it is more or less meeting expectations. पर मुझे लगता है कि इसके कारण थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है PSU बैंकिंग स्पेस पे, which was anyway reeling under pressure because of the NPA issues, which is clearly showing up in every quarterly results and expected to, I mean, go on for the next 2 or 3 quarters. I think the only silver lining is that it will be closed on 2 Saturdays, because of which there will be some saving as far as overhead is concerned. Okay. ये राय आती हुई बैंकिंग शेयरों पर। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। अल्पेश, यहाँ पर कुछ फंड रेजिंग प्लान्स अप्रूव होते हुए दिखे हैं, क्या कह रहे हैं इसके चार्ट? स्टॉक में काफी अच्छा मूव हमने काफी लंबे समय से देखा है, और अब बजट के एक्सपेक्टेशंस भी है कि हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा। क्या मौका दिखता है? 500 रुपए पर खरीदारी करेंगे आप? मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके अगर हम दोनों चार्ट तरफ के चार्ट आपको देखना चाहिए, क्योंकि ऑन द अपसाइड में अगर वेरी शॉर्ट टर्म फ्रेम के अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 520 के पास में एक डबल टॉप की फॉर्मेशंस बना के ये स्टॉक्स कहीं पे भी नीचे कर रहा है, मतलब अपना अभी तक बेस नहीं बनाया, और ये मैं समझता हूँ कि बेस उसका करीबन 480 के पास में बनना चाहिए। तो अगर वहां पे रुक के फिर से एक बारी के लिए ऊपर जम करता है तो आपको इसमें जरूर से खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म जो चार्ट फ्रेम है कहीं पे 350 के ऊपर का जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, और जिस तरह से एक बड़े फ्रेम में हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशंस की है, वो इंडिकेट्स कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल में स्टॉक्स के लगभग करीबन आपको 600 और उसके बाद में 700 तक के भी लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इन एनी डिक्लाइन अगर आपका नजरिया एक इन्वेस्टमेंट का है तो ये स्टॉक्स इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट बेट। अमरीश, आपसे भी राय लेना चाहता हूँ इसी स्पेस पर। जिस तरह से माना जा रहा है कि अभी तक जो टैक्स स्लैब है वो 2 लाख तक पे आप पे टैक्स माफ है, वो बढ़कर 3 से 3.5 लाख किया जा सकता है। ये बताइए, रियल एस्टेट स्पेस में कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है, या आपको लगता है अभी भी दूर रहना चाहिए, बजट तक का वेट कर लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो भी अपसाइड रहेगा रियल एस्टेट स्पेस पे, दिस विल बी इन द बजट हाउसिंग स्पेस, बिकॉज लाइक यू सेड, यदि आईटी स्लैब बढ़ जाता है
and at the same time, going ahead, we'll see the interest rates also coming down. This will be beneficial only for the salary class and those in the middle income category, और जिन लोग normally लेते हैं budget housing. So I think that is where the boom would be. And if you look at the listed space, वहाँ पे जो भी large caps देखें, most of them are in the luxury and other spaces where there is a lot of inventory. There are not too many listed players in the budget housing space, but one stock is there, like Ashiana Housing, which has been doing extremely well, which is there in that space, a leader. So I think that's one stock to be looked at, and I think one should also be looking at some of the south-based ones like Puravankara, Brigade, or Shobha, which also broadly fall in that category. लेकिन चंदन, कैपिटल गुड शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल एलएनटी जैसे शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी, भेल में कल का छोड़ दें तो पिछले 2-3 सेशन काफी अच्छे रहे। क्या आपको लगता है बजट के पहले, एक्सपायरी के पहले कहीं कोई शॉर्ट कवरिंग के आसार है, खरीदारी के मौके बनते हैं, या फिर शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे? क्या करेंगे आप इन शेयरों में? जी अनिल जी, देखिए मेरा मानना है कि अब बाजार में यदि निफ्टी को एक नई ऊंचाई की तरफ जाना है तो कैपिटल गुड्स काउंटर ही लीड करते हुए नजर आएंगे। देखिए बैंक निफ्टी ने काफी हद तक पिछले कुछ महीनों में परफॉर्म किया था, बट अब थोड़ा सा लेगार्ड्स वहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में लगातार लॉन्ग अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहे हैं। एलएनटी देखे नतीजों के बाद जिस हिसाब से एक ट्रेमेंडस रिकवरी दी है, साफ संकेत दे रहा है कि किसी भी डिक्लाइंस में बायर्स है वो लेने के लिए रेडी है। मेरा मानना है एलएनटी है वो ऊपर में 1750 और उसको ऊपर निकलता है तो 2000 तक के लेवल भी छू सकते हैं। एलएनटी यहाँ पे कैपिटल गुड्स में बेस्ट पिक हो सकता है यदि 3 से 4 महीने का व्यू यहाँ पे देखें। स्टॉक में नीचे में पुट राइटिंग हो रही है, 1600 की पुट में अग्रेसिव राइटिंग हो रही है, साफ संकेत दे रही है कि नीचे के डाउन साइड है, लिमिटेड है। वहीं दूसरे काउंटर की बात करें, कैपिटल गुड्स में सीमेंट्स ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस पिछले 4-5 सप्ताह से लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार जब इसने 1000 का जो इसका हर्डल था उसको क्रॉस करने के बाद में वहां से लगभग 30% के आसपास तक का यहाँ पे मूवमेंट दिखा दिया है और यहाँ पे लॉन्ग्स कंटिन्यू इंटेक्ट है, लगातार यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बन रही है। और इस सीरीज में चाहे एक तरफ निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा, उस सीरीज में स्टॉक 20% अप है, तो साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ पे लगातार बाइंग इंटरेस्ट बाजार की वोलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद भी देखने को मिल रहा है। तो सीमेंट्स भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ऊपर है मेरा मानना है 1320 से 1350 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बीएचईएल में यहाँ पे शॉर्ट्स बने और मेरा मानना है एक्सपायरी के चलते यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल सकता है। इसको बजट पिक पे भी हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि नीचे के लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। एक नेरो रेंज फॉर्मेशन भी इसने प्राइस पैटर्न में बनाया है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बीएचएल हमारा मानना है यदि 275 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो ऊपर में 290 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो एलएनटी, सीमेंट्स, बीएचएल तीनों स्टॉक में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रहा है और अपसाइड में यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो भेल जैसे शेयर पसंद है। चंदन ने कहा था कुछ देर पहले कि ये उनका बजट पिक भी है, लेकिन डीएलएफ और जेएसपीएल पर आपसे राय लेना चाहता हूं। अल्पेश, कल भी हमने देखा था 27 मार्च से दरअसल ये निफ्टी से बाहर होने वाला है। कल थोड़ा प्रेशर में था, आज भी प्रेशर का दिन हो सकता है या रिलीफ का दिन हो सकता है? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जहां तक मैं समझता हूँ जिस तरह से ब्रेकआउट हमको जेएसपीएल में स्टॉक्स में देखने को मिला है, यहाँ से अगर कोई भी गिरावट आती है 170-75 तक के लेवल्स के पास में, तो मैं समझता हूँ दैट विल प्रोवाइड गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसकी जो टारगेट्स थे करीबन ऑन द अपसाइड 220 से 225 तक के वो अभी तक बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर जेएसपीएल में आपको कोई गिरावट मिलती है तो उसको आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। वहीं पे अगर कल हम डीएलएफ की बात करें तो मैं समझता हूँ यहाँ से फिर से 175-180 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस फिर से बना। हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि वो वहां से वो लेवल को पार नहीं कर पा रहा है और वहां से हमको एक बिकवाली देखने को मिलती है। कल की जो फॉर्मेशन बनी है फिर से एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बनी है। मैं समझता हूँ कि 145-150 एक अच्छी सी रेंज है। अगर इसके नीचे ये स्टॉक्स मेंटेन होता है तो फिर आपको जो गिरावट देखने को मिलेगी वो करीबन स्टॉक को 130 के लेवल तक लेके जा सकती है। सुज़लोन एक और स्टॉक है अल्पेश, यहाँ पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। प्री ओपनिंग सेशन में 4% मजबूत भी दिख रहा है। यहाँ पर जो दिलीप सांघवी हैं वो जो अब नए इन्वेस्टर के तौर पर सुज़लोन में सामने आए, वो कुछ और गारंटी देने की बात भी कर रहे हैं। ये खबरें आज सामने आती हुई दिखी है। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक की प्राइस पर आपको दिखेगा प्री ओपनिंग सेशन में। क्या चार्ट्स कह रहे हैं, कितनी अपसाइड और बन सकती है? इस स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ऑन द अपसाइड में मैं समझता हूँ 26 से 27 की रेंज एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक के लिए। अगर एक वीकली क्लोज विद द बुलिश फॉर्मेशन अगर ये 27 के ऊपर अगर निकल जाए तो मैं समझता हूँ फिर से एक जो आपको अपसाइड मिलेगी वो करीबन स्टॉक को 34 से 35 के लेवल तक लेके जा सकती है। पर यहाँ पे अगर कोई गिरावट भी आती है तो मैं समझता हूँ इक्वली 20 का लेवल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट के नजरिए से काम कर सकता है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर 18 के लेवल का एक स्टॉप लॉस लगा के अगर किसी गिरावट में भी आप बाई करते
आते हैं तो दैट विल प्रोवाइड गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी और फिर से मुझे लगता है कि प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। टेलीकॉम शेयरों के लिए आज का दिन कैसा हो सकता है अमरीश? जिस तरह से टर्मिनेशन चार्जेस जो हैं TRAI ने वो घटाए हैं और फिक्स्ड लैंडलाइंस के लिए तो इसको एबॉलिश कर दिया गया है। फिक्स लैंडलाइन कंपनियों के लिए जाहिर सी बात है ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी कंपनियों के लिए किस तरह का है? इसी के साथ साथ इंटरनेशनल कॉल्स के लिए दरअसल इसे बढ़ाया भी गया है। आप कैसे देखते हैं TRAI के इस पूरे मूव को? ओवरऑल मुझे लगता है कि टैरिफ्स तो थोड़े बहुत कम होंगे, बट आई मीन व्हाट आई एम मोर वरीड अबाउट इज द लॉन्च ऑफ रिलायंस जियो व्हिच हैज एनीवे गॉट डिलेड क्वाइट अ लॉट, but अभी I think it should happen in the next couple of months. As and when that happens, clearly there would be a lot of pressure as far as the margins are concerned for the existing players. तो मैं इस लेवल पे ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ. I would say that it's time possibly to book out to a certain extent from stocks like Bharti and Idea. क्योंकि जो स्पेक्ट्रम प्राइसिंग भी हुआ है, I mean that was also not cheap and it was more on the expensive side. तो मुझे लगता है कि one should stay away at least for the time being. अगले हफ्ते ऑप्शंस भी शुरू होने वाले हैं। Yes. चलिए, तो इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। चार्ट्स पर कैसे लगते हैं ये शेयर आपको अल्पेश? खास तौर पर भारती, ये शेयर कल भी दबाव में था। चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स टेलीकॉम के मुझे यहाँ पे कोई अच्छी सी बेट नहीं लग रही है। मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर किसी भी राइज में आते हैं तो भारती है, आइडिया है, इन स्टॉक्स में आपको बेच करके ही चलना चाहिए। अगर मैं भारती की प्योरली बात करूँ तो मुझे लगता है कि 340 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर 340 के नीचे अगर ये अपने आप को मेंटेन करता है तो फिर से आपको एक डाउन साइड करीबन देखने को मिल सकती है, जो करीबन स्टॉक को एक नए लो की तरफ भी लेके जा सकती है। लेकिन 335 से 340 एक इंपॉर्टेंट रेंज होगी जहाँ पे स्टॉक्स को देखना चाहिए। ऑन द अपसाइड में मैं समझता हूँ इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 356 से 360 के पास में आ रहा है। ओके, तो ये राय आती दिख रही है। जेके लक्ष्मी सीमेंट ट्रैक करते हैं आप सीमेंट स्टॉक को अमरीश, खासतौर से इस स्टॉक को? सीमेंट स्टॉक्स को तो ट्रैक करता हूं, बट आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस वेरी क्लोजली। बट देन आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन द सीमेंट स्पेस, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है कि जब इंडिया बिल्डिंग स्टोरी विल प्ले आउट, इंफ्रा हैज टू प्ले आउट वेरी क्लियरली, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। एंड इफ इंफ्रा प्लेज आउट, सीमेंट ऑल्सो नीड्स टू प्ले आउट। अल्पेश, यहाँ पर रेटिंग बढ़ी है इनकी, ये जनरली आजकल स्टॉक्स इन खबरों पर रिएक्शन भी देते हैं जहां भी रेटिंग अपग्रेड आते हुए दिख रहे हैं। AA- से AA की है इनकी रेटिंग। क्या लगता है चार्ट देखकर? रेटिंग बड़ी है और अगर इसी जगह से ये सपोर्ट लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेशन तैयार हुई है, अभी तक इसके कंफर्मेशन नहीं मिले। लेकिन डाउन साइड में अगर ये स्टॉक साथ देखिए करीबन 358 360 के पास में क्लोज है, 350 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर इसको ये होल्ड कर लेता है फिर से ऑन द अपसाइड में अगर ये मूव देता है तो मैं समझता हूँ कि फिर से आपको एक रेंज मिलेगी जो स्टॉक को करीबन 420 425 के लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर ये 350 के नीचे क्लोज देता है विद बेरिश कैंडल इन द वीकली चार्ट, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक गिरावट हावी हो सकती है जो स्टॉक को करीबन पहले 310 और उसके बाद में 280 तक के लेवल तक भी लेके जा सकती है। अमरीश, बजट सत्र से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्योंकि लैंड एक्विजिशन का जो महत्वपूर्ण बिल है वो आज लोकसभा में पेश होने वाला है। ऑपोजिशन इसके खिलाफ है, अन्ना हजारे एक मोर्चा लेके बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भी उनका साथ दे रहे हैं। ये बिल काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए, क्योंकि उनके लिए लैंड एक्वायर करना आसान होगा। अगर ये बिल अटकता हुआ नजर आता है तो कुछ दिक्कत की बात हो सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों को किस तरह से आज अप्रोच करना चाहिए? थोड़ी तो दिक्कत की बात हो सकती है, बट आई बिलीव दैट फाइनली दिस बिल विल गो थ्रू विद मॉडिफिकेशंस। आई थिंक दे विल टेक इनटू व्यू आई मीन व्हाटएवर ऑपोजिशन हैज टू से। So I think finally it will go through. It could take a while because these are clearly those roadblocks which we are seeing. But infra के लिए overall longer term I don't see too much of an issue. लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर मौके अच्छे हैं। मेटल स्टॉक्स काफी एक्शन में रहे चंदन, और वहां पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, इस बाजार में कहीं लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका दिख रहा है आपको? जी देखें, जिंदाल स्टील है, पिछले सप्ताह में एक अच्छी खासी रिकवरी दी थी, वहाँ पे सोर्स की कवरिंग भी दी थी। पहले इसका जो प्राइस पैटर्न था वो सेल ऑन डिक्लाइन था, बट अब ट्रेंड चेंज हो चुका है शॉर्ट टर्म, अब बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे रहेगी। दूसरा जो मेटल में काउंटर रेडार में रहेगा वो रहेगा सेसा स्टरलाइट, बट इसको ट्रेड करने की तभी सलाह रहेगी जब 225 के ऊपर निकल जाता है। 225 का इमीडिएट हर्डल है और मेरा मानना है यदि 225 निकल जाता है तो जिस हिसाब से जिंदाल स्टील में शॉर्ट कवरिंग आई थी वैसी शॉर्ट कवरिंग भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो 225 का लेवल निकले तब 235 240 तक के लिए ट्रेड किया जा सकता है, अदरवाइज ये रेंज बाउंड मोड रहेगा। तो मेरे हिसाब से यदि मेटल में किसी को यहाँ पे पिक लेनी है तो सेसा स्टरलाइट को 225 के ऊपर ट्रेड किया जा सकता है। वहीं दूसरे काउंटर्स की बात करें, सब में नीचे के लेवल से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और बाइंग इंटरेस्ट आ रही है, बट ओवरऑल अभी भी डेरिवेटिव्स बिल्टअप मिसिंग है। जो भी मूवमेंट आ रहा है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही आ रहा है। ओके,
तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में मूव आता हुआ दिखा है। फिलहाल देखना होगा कि आज किस तरह का रुझान दिखा है, लेकिन प्री ओपनिंग सेशन से रुझान बेहतर है, जो हम अंदाजा लगा रहे थे कि पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए भारतीय बाजारों की। एफआईज की खरीदारी के आंकड़ों के दम पर वो साफ नजर आ रहा है। 1/4% की मजबूती दिखेगी आपको निफ्टी में, 18 अंक ऊपर 8,772 के आसपास शुरुआत। सेंसेक्स 29,000 के आसपास शुरुआत करेगा, 40 पॉइंट की मजबूती यहाँ पर आपको नजर आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि स्टॉक्स में कोई खास बड़ा बदलाव होता दिख रहा है वैसा नहीं है। डीएलएफ 1% की मजबूती दिखा सकता है, कुछ शॉर्ट कवरिंग शायद यहाँ पर आती हुई दिखे। मारुति यहाँ पर लगभग 1% ऊपर दिख रहा है। कोल इंडिया, इन्फोसिस जैसे दिग्गज भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव शुरुआत कर सकते हैं, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। केन इंडिया में 1% का नुकसान आपके सामने पहली टिक के तौर पर यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन में दिख रहा है, लेकिन बाजारों के खुलने की तैयारी और ये पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। सेंसेक्स और निफ्टी ने हरे निशान के साथ शुरुआत की है, 75 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 18 अंक ऊपर शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। 1/4% की मजबूती दोनों ही इंडाइसेस में दिखेगी। डीएलएफ टॉप गेनर 1% के आसपास, सिप्ला में मजबूती, मारुति सुजुकी जहां पर आज फिर से सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आई, 4400 का टारगेट फिर से उन्होंने दोहराया है। इसके बाद स्टॉक में 0.5% की मजबूती बनती हुई दिख रही है, लेकिन बाजार फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी महज 2 अंक ऊपर बचाया अब और सेंसेक्स में 25 अंकों की मजबूती। भारतीय एयरटेल से प्रेशर बनता हुआ 1% नीचे से, स्टरलाइट 1% नीचे है। बैंक्स में इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गजों में थोड़ा बिक वाली का दबाव। आइए वायदा कारोबार की तरफ और यहां नजर डालिए किस तरह का रुझान बन रहा है। एचडीआईएल 1.5% मजबूत है, आईएफसीआई 1% ऊपर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी थोड़ी तेजी और यूनिटेक 1% मजबूत। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव शुरुआत करते दिख रहे हैं, लेकिन अपोलो टायर्स में 1.5% का नुकसान। स्टरलाइट, भारतीय जैसे दिग्गजों की हमने बात की, जीएसपीएल कमजोर है, तो मेटल से थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। ये है रुझान और लाल निशान में फिसलते हुए सेंसेक्स और निफ्टी। हालांकि कमजोरी ज्यादा नहीं, मैं 10 अंक नीचे सेंसेक्स और 5 अंक नीचे निफ्टी। मिड कैप शेयरों में हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, स्मॉल कैप शेयर भी पॉजिटिव है। हेमंत, कहाँ नजर है आपकी? रियल एस्टेट शेयरों पर नजर है। एचडीआईएल जैसे स्टॉक्स देखिए आज उछलने में कामयाब रहे हैं, कल का सेशन इनके लिए काफी कमजोर था। यूनिटेक जैसे स्टॉक्स में भी आज एक उछाल जरूर देखने को मिल रहा है शुरुआती कुछ मिनटों में। कोलगेट जैसे डिफेंसेस आज फिर से एक्टिव होते हुए, कल का सेशन भी इनके लिए अच्छा रहा था। इसके अलावा देखिए आप आईएफसीआई जैसे स्टॉक्स में 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये एक ऐसा स्टॉक है जो चंदन को लगता था कि आपको यहाँ से अब से बजट तक खरीदना चाहिए, 1% की उछाल के साथ इसने दिन की शुरुआत करी है। लेकिन अगर आप देखें तो छोटे मझौले शेयरों में एक्शन थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। मोजर जैसे लो क्वालिटी के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं, 5% मजबूत है। सुजलॉन 4% की मजबूती दिखा रहा है, जिस तरह से नई खबरें यहाँ पर आई हैं। पटेल इंजीनियरिंग में 3-3.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। फ्यूचर कंज्यूमर एक और ऐसा स्टॉक है जो 2.5-3% मजबूती के साथ खुला है। मिर्जा इंटरनेशनल एक ऐसा स्टॉक जो अल्पेश को पसंद था और उनकी ये बजट पिक भी है, इसने भी करीब 2% उछाल के साथ आज दिन की शुरुआत कर दी है। ऑप्टो सर्किट्स करीब 2% मजबूत है कल के अच्छे सेशन के बाद। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वो कार्ड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। केन इंडिया आज भी प्रेशर में 1% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। बाजार अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं, हरे और लाल निशान के बीच में झूलते हुए कोई साफ ट्रेंड अभी कह पाना काफी मुश्किल है। बैंकिंग शेयरों पर नजर रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयरों में दबाव है, एसबीआई प्रेशर में है। आज भी देखिए आप बैंकिंग शेयर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक कमजोरी के साथ खुला है, आईसीआईसीआई बैंक में भी गिरावट है। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं किस तरह से ओपन हुआ है, यहाँ पर भी जाहिर सी बात है दबाव के साथ ही शुरुआत हुई होगी। तो ये एक स्पेस है जो चल नहीं रहा है, जिसके चलते बाजार में भी एक तेजी नहीं देखने को मिल रही है। अमरीश, 2% इस सीरीज में बाजार नीचे आ चुके हैं। बैंक निफ्टी में 8% की गिरावट देखी जा चुकी है। लीडरशिप वाला सेक्टर है और लीडरशिप दे नहीं रहा है, बाजार ऊपर इसलिए चल नहीं पा रहा है। ये बताइए, एक्सपायरी से पहले अपेक्षा करेंगे कुछ हाल की, या आपको लगता है ये सीरीज से अब एक्सपेक्टेशंस छोड़ देनी चाहिए, बजट सीरीज यानी मार्च की सीरीज पर ही ध्यान देना चाहिए? ये सीरीज से तो मुझे लगता है कि आई थिंक यू शुड नॉट हैव टू मच एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक दायरे में रहेगा एंड विद इन दैट रेंज देयर विल बी लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी बिकॉज देयर आर नॉट टू मेनी डेज लेफ्ट नाउ फॉर द बजट. पर whatever action we'll see, whether it's majorly up or down, I think will be clearly be after the budget, not really before the budget. बजट के बाद ज्यादा एक्शन दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले थोड़ा सा शांत कारोबार यहाँ पर, 2 दिन पहले यहाँ पर शांत कारोबार साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है भारतीय बाजारों में। अपोलो टायर्स 1.5% का नुकसान और ये टॉप लूजर के तौर पर इस वक्त, और यूनिटेक में है मजबूती 2-2.25% की। एचडीआईएल भी पॉजिटिव है। चंदन, रियल एस्टेट स्टॉक्स में कोई ट्रेड आज के लिए या अब से एक्सपायरी तक के लिए?
जी देखिए, यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे दबाव बना हुआ है और अभी तक कोई यहाँ पे रिकवरी के चांस नहीं दिख रहे। और एक तरफ जहाँ निफ्टी में ऊपर के लेवल से प्रेशर आ रहा है, रियल एस्टेट काउंटर्स को रिकवर करना काफी मुश्किल रहेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर रहेगा। देखिए DLF है वो यहाँ पे लोअर लोज बनाते जा रहा है, हर सपोर्ट को तोड़ रहा है, जरूर नीचे के लेवल से बाउंस बैक आ सकता है, बट ऊपर में 150 152 को निकल पाना मुश्किल रहेगा। दूसरे रियल एस्टेट और इंफ्रा काउंटर की आप बात करें, GMR इंफ्रा है, वहाँ पे 20 की कॉल में राइटिंग हो रही है, 19.5 के लेवल को निकाल पाना मुश्किल रहेगा। दूसरा SDL ने इस सीरीज में अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, बट सडनली पॉजिटिव मूव के बाद में स्टॉक वापस FNO के बेन पीरियड में आ जाता है और पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। तो ये तीनों जो काउंटर है, SDL, DLF, यूनिटेक, जहाँ पे मोमेंटम बन रहा है, बट थोड़ी सी भी पोजीशन बढ़ते ही यहाँ पे बेन पीरियड में आ जाती है और पोजीशन वापस लिक्विडेट हो जाती है, और उसी की वजह से ये काउंटर चल नहीं पा रहे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह दूंगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज भी आरकॉम में गिरावट देखने को मिल रही है 1% की। बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोर है। PSU बैंकिंग स्पेस में कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा कमजोर लगता है अल्पेश, जहां पर आपको लगता है अभी भी थोड़ी गुंजाइश है नीचे जाने की? देखिए, कल के सत्र में अगर हम बैंक निफ्टी का एक अर्ली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक फ्लैग अपना एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में करीबन आपको 18,300 से 18,200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और ये फिर से एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर कोई कारणवश अगर 18,200 के लेवल बैंक निफ्टी तोड़ती है तो फिर एक बड़ी फ्रेम का आपको हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन दिखेगा, और करीबन ये बैंक निफ्टी को 17,000 के लेवल तक भी लाग सकता है। उसी को अगर हम ध्यान में रखें तो मुझे यहाँ पे SBI का स्टॉक काफी वीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम फॉर्मेशन यहाँ पे बनी हुई है। मैं समझता हूँ यहाँ पे 305 307 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा स्टॉक के लिए। करंट लेवल पे भी आप इसी का स्टॉप लॉस एक लगा के अगर सेल करते हैं तो डाउन साइड में आपको 275 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लीडरशिप दरअसल डिफेंसिव स्टॉक से ही आ रही है। आज भी देखिए टेक महिंद्रा करीब 1% ऊपर, इन्फोसिस आधे % से ज्यादा की उछाल, विप्रो 1% ऊपर, और इस सीरीज में दरअसल यही वो सेक्टर है IT जिसने आउट परफॉर्म किया है। कोई स्टॉक जहां पर आपको और तेजी लगती है, जहां पर लॉन्ग पोजीशन अब भी बनाई जा सकती है? नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ पे वेट एंड वॉच का टाइम रहेगा हेमंत, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 2 से 3 दिन बजट को भी है, तो आपको यहाँ पे मैं IT सेक्टर के लिए भी सेम रह दूंगा। लेकिन अगर एक कोई भी पिक अगर भी पूछी भी जाए तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो हेक्सावेयर है ये हमने बारम्बार यहाँ से रिकमेंड किया है। मैं समझता हूँ इसके जो 320 के टारगेट अभी भी जो ड्यू है, तो ये अभी भी आपको ऊपर की तरफ में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से डाउन साइड में अगर कोई भी करेक्शन आता है, स्टॉक आपको 225 से 230 की रेंज में अगर मिलता है तो वहाँ पे एक बारी के लिए आप निवेश के लिए सोच सकते हैं। ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर इन शेयरों पर। और आज देखिए काफी शांत कारोबार होता हुआ दिखा है, कहीं कोई डायरेक्शन नहीं। 4 अंक, इनफैक्ट 1 अंक नीचे सेंसेक्स, 1 अंक नीचे निफ्टी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी कोई खास रुझान है नहीं, बदलाव का कहीं कुछ आसार दिख नहीं रहे, तो काफी हद तक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिख रही है। लेकिन जो डिफेंसिव की बात हेमंत कर रहे थे, लुपिन, इन्फोसिस, विप्रो, लीवर, यानी कि IT, फार्मा और FMCG, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत खरीदारी का रुझान दिखाकर बाजार को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। चंदन, इन्हीं पर आपसे राय लेना चाहता हूं। डिफेंसिव स्टॉक्स में से कोई आपको पसंद है जहां पर शॉर्ट कवरिंग या खरीदारी का मौका बन सकता है बाजार में इस वक्त? जी, मेरा मानना है यदि बजट को इग्नोर करें तो जो प्राइस पैटर्न बना है वहाँ पे ITC यहाँ पे पॉजिटिव मूव दिखा सकता है। हालांकि बजट में कुछ नेगेटिव न्यूज आए तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट जिस हिसाब से इस सीरीज में स्टॉक ने रिकवरी दी है और 400 तक के मूवमेंट देखे, लग रहा है यहाँ पे अभी तक लॉन्ग्स इंटेक्ट है और स्टॉक को वापस 402 तक ले जाने की गुंजाइश रखते हैं। वहीं दूसरे IT काउंटर्स की बात करें FMCG के अलावा तो विप्रो एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। विप्रो ने सीरीज में अच्छा खासा प्राइस फॉर्मेशन बनाया था, अराउंड 9-10% का मूवमेंट देखा था। 2-3 दिनों से जरूर बिकवाले आ रहे हैं, बट वापस यहाँ पे सपोर्ट वेस्ट बाइंग आके और मोमेंटम बन रहा है, तो मेरे हिसाब से विप्रो यहाँ से 670 तक जाने की गुंजाइश लगता है। काफी दिनों बाद में देखें FMCG पे से कोलगेट पामोलिव है, उसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक हाईएस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली है, जो संकेत दे रही है कि अब ट्रेडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। कोलगेट पामोलिव मेरा मानना है 2050 तक के लेवल भी छू सकता है। तो बाजार में मेरा मानना है डिफेंसिव या साइड लाइन काउंटर्स है, उन्हीं में मूवमेंट आएगा कंपेयर टू द हेवीवेट्स और द रेट सेंसिटिव काउंटर। ओके, और चंदन, OMCs पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है BPCL, HPCL और IOC में, क्या लॉन्ग करने का मौका है यहाँ पर?
जी अनिल जी, देखिए पिछले 8-10 दिन से हम इनको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आ रही है, बट ऊपर में फॉलो अप एक्शन नहीं दिख रहा और वापस फिसल जाते हैं। बट इनके प्राइस पैटर्न है और डेरिवेटिव डेटा है, काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, चाहे बीपीसीएल हो या हिंदुस्तान पेट्रो। बीपीसीएल मेरा मानना है जिस दिन 750 के लेवल को क्लोज कर पाएगा, ऊपर में 800 तक का रूम भी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वॉच करके ट्रेड किया जा सकता है। वही हिंदुस्तान पेट्रो की भी बात करें, बार बार 585, 590 के आसपास स्टॉक को सपोर्ट आता है। ऊपर में 610 को लेवल को नहीं निकाल पा रहा, बट बार बार नीचे के लेवल पे मार्केट की वीकनेस के बावजूद भी बाइंग इंटरेस्ट आ रही है। तो एचपीसीएल और बीपीसीएल है, वो 2 स्टॉक रेडार में रखे जा सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी कोई डिक्लाइन में बनाई जा सकती है। इस सीरीज में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है अल्पेश। अडानी एंटरप्राइजेस 17% मजबूत है इस सीरीज में, अडानी पावर 10% मजबूत है। ये बताइए इस स्पेस पर आपकी नजर है क्या, और आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? जी हाँ, हमारा ऑल टाइम फेवरेट अदानी एंटरप्राइज की बात करेंगे। आज एक बाई कॉल भी दिया है हमने इसको। मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट आपको 650 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक ने दिखा है। जो पॉसिबल टारगेट जो बन रहे हैं करीबन 760 के पास के बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ करंट लेवल पे आपको बाई करना चाहिए, और स्टैगर्ड मैनर में अगर आप फॉलो करते हैं तो 660 के पास में और एक बाई दूसरा आपको बाई करना चाहिए। 650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। ऑन द अपसाइड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा 710 के ऊपर। 710 के ऊपर आप अपनी बाइंग और बढ़ा सकते हैं। जो ओवरऑल जो टारगेट्स आ रहे हैं वो करीबन 760 के हैं। मैं समझता हूँ ये टारगेट आपको 1 से 1.5 महीने में मिल जाना चाहिए। ओके, ये राय आती हुई। लेकिन चंदन, एक इंटरेस्टिंग ट्रेड क्या ये हो सकता है बैंक निफ्टी शॉर्ट और निफ्टी लॉन्ग? क्योंकि आप देखिए बाजार एकदम फ्लैट है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। लगातार यहाँ पर कमजोरी की तरफ लीडरशिप बैंक निफ्टी से आती हुई दिख रही है। दोनों में कोई ऐसा पेयर ट्रेड करना हो, क्या करेंगे आप? जी नील जी, वैसा किया जा सकता है, बट देखिए पेयर तभी काम करते हैं जब मार्केट की एक नॉर्मल ट्रेडिंग टेंडेंसी रहती है। देखिए बैंक निफ्टी टू बैंक निफ्टी का रेशियो ऊपर में 2.27 तक गया था, वापस फिसल के 2.15, 2.16 तक चला गया। बट अब जो पूरा दामोदार है बाजार का वो बजट पे रहेगा, और बजट में कोई भी वोलेटाइल एक्शन बाजार में देखने को मिल सकता है। बट यदि फिर भी किसी को पेयर ट्रेड करना है तो जरूर यहाँ पे आज अपने एक्सपायरी तक, हमारा मानना है एक्सपायरी तक क्या ट्रेड लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक कॉम्बिनेशन वाला? जी हाँ, एक्सपायरी तक यदि ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी शॉर्ट करके निफ्टी को बाय किया जा सकता है। हमारा ये मानना है कि जो आईटीसी, कोलगेट, पामोलिव, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फी, विप्रो, टीसीएस, इनमें बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू रह सकता है, जबकि बैंकिंग काउंटर है स्पेशली एसबीआई और दूसरे पीएसयू बैंक से वहां पे वीकनेस जारी रह सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जरूर बैंक निफ्टी को सेल करके निफ्टी को बाय करके स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। इनका जो रेशियो है 1:2.20 है, तो ऑलमोस्ट यदि आप 1 और 2 लोट के साथ ट्रेड करें तो यहाँ पे जो परफेक्ट रूपी न्यूट्रल ट्रेड बैठ जाएगा, और उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग की खरीदारी की जा सकती है। बजट के लिए अगर एक सही रणनीति लोगों को इस समय बना रही है, जो हमें देख रहे हैं, वो यही होगी कि उनको सीएनबीसी आवाज अब से लेकर बजट तक देखना होगा। तो शायद वो एक ट्रेड है जो बिल्कुल सही साबित हो। लेकिन एक राय आपसे लेना चाहता हूं अमरीश, रेलवे शेयरों पर जनरली हम देखते हैं बजट से पहले एक अच्छी शानदार प्री बजट रैली देखने को मिलती है, और बजट के दिन सब लोग एक साथ आते हैं, मुनाफा वसूली कर लेते हैं। इस बार बजट से 4 दिन पहले लोगों ने मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी है। आप देखिए 5% नीचे टैक्स रेल, टीटागढ़ वैगन में 4.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। कल हमने देखा था टीटागढ़ वैगन में 4-5% की बढ़त थी कमजोर बाजार में। जिनको मुनाफा हो रहा है, ये बताइए, आप दोनों ही बताइए एक एक करके। आप अमरीश शुरू करिए कि बेच लेना चाहिए, बुक कर लेना, प्रॉफिट चाहिए, वही सही रणनीति? Absolutely, because I think people have become slightly smarter looking at the way stocks have moved in the past railway budgets. For example, Titagarh Wagon, it was I think 200, 220 just about 2.5 months back. And from there we've seen a 3-bagger, 3 to nearly a 3.5 bagger. I mean, and I think it was quite prudent to book out to a certain extent. So even at these levels, I think one should be booking out. कालिंदी करनेक्स सब देखिए नीचे हैं, कालिंदी में 7% की गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। आप भी क्या इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि नहीं गिरावट है कहीं पे? और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कहा अमरीश जी ने कि काफी स्मार्ट प्लेयर हो गए। अभी पिछले दिनों की जो उनकी याददाश्त है वो अभी भुला ही नहीं गई है कि जिस तरह से उन्होंने पैसे खोए थे रेलवे बजट के स्टॉक्स के अंदर। तो मैं समझता हूँ, और काफी कुछ अंदाजा मैं यहाँ पे हेमंत एक एडिशन करना चाहूंगा। रेलवे बजट से आएगा आपको यूनियन बजट का। ये भी मार्केट हमेशा दिखता है कि किस तरह से रेल बजट आ रहा है, और उसके ऊपर से वो एक अंदाजा लगाता है कि एक यूनियन बजट किस तरह से आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गुरुवार तक में आपको काफी बिकवाली का प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग का ही प्रेशर दिखेगा। और अगर इसके बाद में एक रेल बजट अच्छा जो निकल के आता है तो आप देखिए कि बहुत ही अच्छे से बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, और ऑन द अपसाइड फिर से हम 88-50 तक के लेवल तक फिर से आ सकते हैं। चलिए, स्मार्ट रहिए, सीएनबीसी आवाज के साथ रहिए, नकल नहीं अकल
कल लगाइए, यही है CNBC आवाज का मंत्र। आपको देखना है बजट तक सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज को। और ये राय हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं कि आज मौका है, निकल जाइए रियल एस्टेट, माफ कीजिएगा, रेलवे शेयरों से। टेक्स रेल, टीटागढ़ जैसे स्टॉक्स आज दिखा रहे हैं कि यहां पर कुछ स्मार्ट लोग बिकवाली कर रहे हैं। तो ये रणनीति आपको भी बनानी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या रेल मंत्री सुरेश प्रभु इंडियन रेलवे को दे पाएंगे रफ्तार? क्या होगी माल भाड़े और किरायों में कटौती? बेहतर होंगी सुविधाएं और सुरक्षा? बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट और बढ़ेंगी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज? आदित्य बिरला ग्रुप प्रेजेंट्स प्रभु की रेल, को प्रेजेंटेड बाय भारतीय स्टेट बैंक। 26 फरवरी। 15 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 5 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी में ट्रेड हो रहा है। डायरेक्शन की तलाश में है बाजार। न सिर्फ दिग्गज बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी काफी टाइट रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो कल की तेज गिरावट के बाद आज थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौटने की कोशिश होती दिख रही है, लेकिन 29,000 के पार टिकने में सेंसेक्स को थोड़ी सी मुश्किल आती हुई दिख रही है और निफ्टी पे 8,770-75 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दे रहा है। तो देखना होगा किस तरह का रुझान आगे बढ़ता है। और इसलिए आज से अल्पेश, अगर एक इंट्राडे ट्रेड लेना हो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, सिर्फ इंट्राडे, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा, ट्रेडर्स इस वक्त बजट के पहले इंट्राडे अगर उतार चढ़ाव को ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या ट्रेड करेंगे इस वक्त, क्योंकि फ्लैट है बाजार इस वक्त? मैं जानता था ये कठिन सवाल आप मुझे जरूर से पूछेंगे, क्योंकि पहले आपने चंदन को पूछा और आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं आपके इस बात से सहमत हूँ। देखिए, जिस तरह से हम दोनों ही चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी से ज्यादा चार्ट मजबूत है निफ्टी का। और जिस हिसाब से मैंने आपको कहा कि अगर यहाँ से एक करेक्शन भी दिखता है तो 8650 का भी एक करेक्शन आता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैं मंथ की क्लोजिंग जो देख रहा हूँ, जो करीबन आपको शुक्रवार शनिवार तक में आपको दिखाई दे रही है, वो करीबन 8800 के पास में हम फिर से एक बार रिबाउंड करेंगे। और वहीं पे अगर हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो 18,200 से पहले नहीं है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से हमने एक फॉर्मेशन की बात की, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिखाया, तो मैं समझता हूँ ये 18,200 आएगा और बिल्कुल सही जाके आपने निफ्टी में एक रिबाउंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये पेयर स्ट्रेटेजी को आप बनाते तो ये अच्छा मौका आपको आपके लिए बन सकता है। ओके, चलिए वक्त हो गया हमारे तीनों विशेषज्ञों से विदा लेने का। अल्पेश, अमरीश, चंदन, आप तीनों का शुक्रिया, समय निकाला आपने और आज हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। और अब हमारे साथ ICICI प्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD और CEO निमेश शाह जुड़ चुके हैं। निमेश, आपका स्वागत है CNBC आवाज पर। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को, और ये बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये बजट एक ट्रिगर का के रूप में आ सकता है इस बार और बाजारों को आगे चलकर और ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, या आपको लगता है एक नॉन इवेंट हो जाएगा? नॉन इवेंट तो नहीं कह सकते हैं, पर जो मीडिया में जिस तरह से आ रहा है, मैं बड़े बड़े शब्द सुन रहा हूँ, रेवोल्यूशनरी बजट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब वर्ड्स मुझे बहुत हैवी लगते हैं। वाइल इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन, जो आप पहले भी बोल रहे थे थोड़े टाइम पहले, डायरेक्शन क्या ले रहा है, एंड नॉट ओनली द बजट, द होल जो ये सेशन है पार्लियामेंट का, दैट इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द डायरेक्शन दैट इज बीन टेकन, especially what is going to happen on the land acquisition. That is the, if you ask me, the Make in India, I think the base is दो triggers हम देख रहे हैं, एक है land acquisition और दूसरा है GST। हमारे दिमाग में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है तो बिजनेस करना आसान करना है, और उसके लिए ये दो ट्रिगर्स मेरे हिसाब से, लैंड एक्विजिशन इज द बिग एंड GST आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, एंड दैट कम्स आउट ऑफ दिस सेशन, नॉट फ्रॉम द बजट इटसेल्फ। दैट्स व्हाट माय सेंस इज। एज फार एज द बजट इज कंसर्न्ड, आज क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ पूरे वर्ल्ड में कमोडिटीज वीक है, तो कोई कमोडिटी कंपनी अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाने वाली है। तो मेक इन इंडिया जब हम बोल रहे हैं, पर एक बाजार का बहुत बड़ा सेक्शन है जो नई कैपेसिटीज क्रिएट नहीं करने वाला है। इन दैट सिनेरियो आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन इटसेल्फ। जो बजट में हम बोल रहे हैं, मुझे ये देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिट करती है।
while revenue deficit can be an issue and revenue deficit should be controlled and I am sure the government will control, I would be happier कि अगर even fiscal deficit बढ़ जाती है with revenue deficit in control because of growth in capital expenditure by the government. I think that is absolutely essential. If you ask me, the third trigger that I would look at is capital expenditure to be committed by the government. If government is committing a huge infrastructure expenditure on railways, on roads, it will be great for the country. That is what my view is. ओके तो निमेश भाई, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बार हर बार जो बजट पर सबसे ज्यादा फोकस फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े पर होता है, इस बार फॉर ए चेंज उसके बजाय चूंकि इकोनॉमिक सिचुएशन या हमारी बैलेंस शीट उतनी बुरी नहीं दिख रही है, क्या इस बार ज्यादा फोकस बाजार इसी बात पर करेगा? ग्रोथ और रिफॉर्म्स किस तरह से दिखते हैं इस बजट में? मुझे लगता है कि with inflation under control, I think the bigger issue was not fiscal deficit ever. The bigger issue was always current account deficit. As long as country का current account deficit control में हो, fiscal deficit coming out of, मैं fiscal deficit मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि fiscal deficit important नहीं है. For controlling inflation, fiscal deficit is important. But जो हमारी कंट्री की आज परिस्थिति है, जहां पे इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में है और जहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो मुझे लगता है कि कंट्री को ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए. सो आई वुड नॉट बी वरीड अबाउट फिस्कल डेफिसिट एज लॉन्ग एज हम खर्चे ज्यादा नहीं करते. अगर हम देखें हमारे लास्ट 5 साल 7 साल 8 साल देखे तो हमारा प्रॉब्लम रेवेन्यू डेफिसिट था. फिस्कल डेफिसिट वाज कमिंग आउट ऑफ क्योंकि गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा करते थे. हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट 87% ऑफ द टोटल खर्चा. सो आई वुड रादर हैव अ हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एज लॉन्ग एज खर्चे कंट्रोल में है, ज्यादा रोड बनाना, ज्यादा रेलवे में एक्सपांड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में बनाने में अगर ज्यादा खर्चा होता है तो मेरे हिसाब से वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन अपना काफी कंट्रोल में होता हुआ लग रहा है. निमेश, आप हमारे साथ बने रहिए. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के उस पार बजट पर ही चर्चा करेंगे. हम आपको बताएंगे किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए बजट से पहले और बजट के बाद भी. आप देखते रहिए CNBC आवाज. बी फॉर बजट डिकोडेड, CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव बी फॉर बजट सीरीज, जहां 26 और 28 फरवरी को YouTube, Facebook, Twitter पर आप हमें फॉलो करके हमारे वेब एक्सक्लूसिव एपिसोड्स को देखकर बजट से जुड़े एक एक पहलू को आप समझ सकते हैं एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में. फॉलो अस ऑन YouTube, Facebook, Twitter. देश के दिग्गज प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के MD और CEO निमेश शाह हमारे साथ हैं. हम बजट पर उनसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बार बाजार पर नजर डाल ली जाए. 35 अंकों के गेंस के साथ इस वक्त सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिखा है. निफ्टी पर 6 अंकों की मजबूती, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन होती हुई दिखी है. बजट पर डेफिनेटली काफी कुछ अहम उम्मीदें हैं बाजार की, लेकिन निमेश भाई, बाजार के डायरेक्शन पर आपसे बात करना चाहता हूं. बजट के पहले थोड़ी बहुत FIs की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है. हालांकि आप जैसे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, पैसा लगा रहे हैं, इस वक्त आपकी क्या अप्रोच है बाजार पर? क्या आप बजट के पहले फुली इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, या फिर बजट के बाद आप मौके ढूंढ रहे हैं कि अगर कोई करेक्शन आए तो उसके लिए कैश लेकर रहेंगे बजट में? नहीं, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स चलते हैं हमारा वैसा मैंडेट नहीं होता है. हमारा मैंडेट है, हम एज ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड वी डोंट टेक अ कॉल ऑन द मार्केट और इन द शॉर्ट रन. हमारा मैंडेट है इन्वेस्टेड रहना, तो हम हमेशा इन्वेस्टेड ही रहते हैं. अनलेस कुछ स्कीम्स है जिनमें कैश लेना मुनासिब है, जहां पे स्कीम में लिखा हुआ है कि मार्केट के लेवल के हिसाब से हम कैश लेंगे. तो हमारा अगर आज ICICI प्रूडेंशियल डायनामिक फंड है या ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसमें कैश का मात्रा अभी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि दैट इज मोर रिलेटेड टू प्राइस टू बुक ऑफ द मार्केट, सेइंग दैट द मार्केट इज स्लाइटली हायर. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द बजट. सो बजट के होने ना होने से हम कैश में बैठे या नहीं बैठे, वैसा एक म्यूचुअल फंड को आइडियली मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए. निमेश भाई, बाजार में एक तबका ऐसा भी है जो मान रहा है कि इस बजट में अगर कुछ नेगेटिव आ सकता है तो वो शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की परिभाषा बदल दी जा सकती है. 1 साल से उसको बढ़ाकर 2 या 3 साल किया जा सकता है. आपकी अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस मुद्दे पर?
एक्चुअली आई एम नॉट वरीड इवन इफ दैट हैपन। अगर वो हो जाता है तो भी मुझे कोई चिंता का नहीं है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट्स में अगर कोई आता है तो वो 3 साल के लिए ही आना चाहिए, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आना भी नहीं चाहिए। और स्पेशली आज जो मार्केट जिस लेवल्स पे है, मुझे नहीं लगता है, मुझे चाहिए भी नहीं कि 1 साल के इन्वेस्टर मेरे म्यूचुअल फंड में आ जाए। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल कि अगर लोग 3 साल के लिए आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट्स में, बिकॉज इक्विटी में हम तो उतना ही सीखे हैं। ऑफकोर्स आपके पास हर तरह के इन्वेस्टर होते हैं, पर हमारी जो सोच है वो तो 3 से 5 साल की ही सोच है। तो हमको फर्क नहीं पड़ता है 1 साल में कैपिटल गेन आ जाएगा तो अच्छा है। हमारा पीपल शुड कम, लोगों को म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट्स में 3 साल का नजरिए से इन्वेस्टर्स ही आने चाहिए, स्पेकुलेटर्स उतने कम हो जाएंगे, तो ठीक ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा माइंडसेट 3 साल वाला है। परफेक्ट। क्योंकि आप पर दूसरा मैं बजट से बहुत, मैं क्या देख रहा हूँ दूसरा बजट में कि देर इज, आई फील देर आर स्पेसिफिक सेक्शंस। हमारी उम्मीद वो है कि स्पेसिफिक सेक्शंस आने चाहिए जिसे लोगों को इन्वेस्ट करने का एनकरेजमेंट मिले। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। हम लास्ट 2 साल से बोल रहे हैं कि एक सेक्शन अलग होना चाहिए कि कोई कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए स्पेशल टैक्स एग्जेम्पशन मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है मार्केट के लिए भी, क्योंकि इंडिया में, कंट्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे इकट्ठे होने चाहिए, और इंडिविजुअल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज और एक मानना है कि रिटायरमेंट, ऐसी नीति आनी चाहिए जिससे रिटायरमेंट का पैसा कैपिटल मार्केट्स में लगना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे कंट्री में लोग सोचते हैं कि वॉलेटाइल है तो रिटायरमेंट का पैसा शेयर बाजार में नहीं आ सकता है, जबकि मैं आज कनाडा और अमेरिका और यूरोप के फंड्स हम मैनेज करते हैं जो रिटायरमेंट के पैसे हैं, तो वहां के लोग रिटायरमेंट के पैसे हमारे मार्केट में लगाते हैं, और हमारे लोग जो लंबे समय के पैसे हैं वो रिटायरमेंट में नहीं के पैसे मार्केट में नहीं आते हैं। सो दैट इज द एनिमली विच आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं पर लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स वॉलेटाइल नहीं होते हैं। तो सरकार ये 2 चीज पे अगर फोकस करे, दैट टैक्स रिबेट फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स और encouraging retirement money to come into capital markets, that would be very good for the country। बिल्कुल। तो बाजार के लिए जरूरी होगा कि लंबी अवधि के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा है तो बाजार को स्टेबिलिटी मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया निमेश भाई आपका हमारे लिए वक्त निकालकर इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस वादे को सरकार कितना पूरा कर पाई है और आखिर ये क्यों जरूरी है, सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार टीसीए श्रीनिवास राघवन से करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला सौदा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चुनाव में प्रधानमंत्री का एक नारा बहुत हिट रहा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। जी हाँ, आखिर ये क्यों जरूरी है, सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया ने जाने माने आर्थिक पत्रकार टीसीए राघवन से उन उपायों की चर्चा की जो सरकार के लिए मस्ट है। आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए एक वो चेकलिस्ट बनाने की जिसके बेसिस पे आप बजट का भाषण जब चल रहा होगा तो जज करेंगे कि ये बजट आपके लिए कैसा है। मोदी जी से बड़े सुधारों की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री बहुत बड़े बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म के कदम उठाएंगे। क्या है वो कदम, झगड़ा कहां पर है? सबसे बड़ा झगड़ा है कि सरकार जो तनख्वाह देती है, जो पेंशन चुकाती है, जो ब्याज देती है, उस पर करीबन 2/3 का खर्चा हो जाता है, यानी बहुत कम पैसा बचता है जिसका संबंध तरक्की और ग्रोथ बढ़ाने वाले और रोजगार बढ़ाने वाले या गरीबी घटाने वाले कामों से हो सके। इस मुद्दे को जटिल विषय है, समझने की कोशिश करते हैं हमारे विशेषज्ञ अर्थशास्त्री वरिष्ठ पत्रकार टीसीए श्रीनिवास राघवन से। टीसीए, बिल्कुल अभी मैंने ये जो सवाल आपके सामने रखा कि 2/3 के आसपास हमारा जाता है पेंशन, सैलरी और इंटरेस्ट रेट में, कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं? फिर भी हम चला ही रहे हैं इसको। नहीं, चला कहां रहे हैं, मतलब आप इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं? सरकार इन्वेस्ट कहां कर रही है? मतलब जो रोड बनाना है या
पुल बनाना है, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट करना है, जहां भी आपको करना है इन्वेस्टमेंट तो जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है, क्योंकि आप बेसिकली इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो दैट नंबर इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे लोग रिटायर होते जाते हैं, दैट नंबर ऑफ पीपल हु आर रिटायरिंग वो तो बढ़ती जा रही है, तो आपका पेंशन बिल बढ़ते जा रहा है, साथ में आपका सब्सिडी, ये जो सैलरी बिल भी आपका बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप हर 10 साल में एक वो पे कमीशन बिठा देते हैं और उसके बाद में आप उसमें उसको डीए से जोड़ लेते हैं, तो फुल्ली 100% ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनकी अब फुल्ली 100% इंडेक्स्ड है, उनको तो असर ही नहीं पड़ता इन्फ्लेशन कितनी है करके, उनका तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जितनी इन्फ्लेशन है उतना ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आप देखिए 120 करोड़ लोग हैं, ये जो इनमें से केवल करीब 3 करोड़ लोग हैं या 5 करोड़ लोग हैं जो इस बेनिफिट को अवेल कर रहे हैं। मतलब आप जब इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आपका गरीबी जो है इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, वो ये जो 3 या 4 या 5 जो भी करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ हैं, आप जो भी ले लीजिए, इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दीज पीपल आर बीइंग सपोर्टेड बाय टैक्स पेयर्स। एंड एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी ये है कि जब ये कैलकुलेशंस किए गए थे, जब ये रूल्स बनाए गए थे, उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो करीब 60-65 साल की थी, अब हो गई है करीब 80-85। तो आप पहले तो 35 साल सरकार के लिए काम करें, मतलब सरकार में आप गए कि नहीं, आपके ऊपर काम करना लाजमी नहीं होता है, आपको सिर्फ तनख्वाह मिलती रहनी चाहिए, देयर इज नो कंपल्शन टू वर्क। उसके बाद में 35 साल तो लीगली आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप 60 की उम्र में रिटायर हुए या 25 साल ही रख लीजिए, 20 साल ही रख लीजिए, आपको पैसा मिलते जाता है। इसको पे कौन कर रहा है? ये तो टैक्स पेयर पे कर रहा है। इनकम टैक्स वाले कम हैं, बहुत छोटे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत बात है। तो ये जो गैप है, इन्वेस्टमेंट गैप है, इसको मेकअप करने के लिए सरकार बोरो करती है। जब बोरो करती है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाती हैं, तो इंटरेस्ट भी बढ़ गया, सैलरीज भी बढ़ गई, पेंशन भी बढ़ गया, इट्स अ विशियस साइकिल। तो इस प्रॉब्लम पर कैसे अटैक किया जाए, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या सुझाव है? इसको ग्रेजुअली एक तो स्टेप उन्होंने वो डीबीटी का किया ही था, बट नॉट डीबीटी, दैट डिफाइंड बेनिफिट पेंशन जो था 2004 में, उससे थोड़ा बहुत असर पड़ा है। बट इसका जो इम्पैक्ट है, जो 1950 से लेके 2000 तक जो लोग रिक्रूट हुए थे गवर्नमेंट में, इसका जो इम्पैक्ट है करीब 50 साल चलेगा। तो ये दिस इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू गो अवे वेरी इजीली। इंटरेस्ट का भी ऐसा है कि इंटरेस्ट तो आपको देना ही है, सैलरीज आपको देनी है, पेंशन आपको देना है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, प्लानिंग कमीशन में एक बारी करीब 4-5 साल पहले कुछ मीटिंग हुई थी कि वाई आर वी नॉट डिलीवरिंग सर्विसेज प्रॉपरली। तो बात घूम फिर के उसी पे आ गई कि जो सरकार में जो लोग सर्विस डिलीवरी के लिए जो लोग हैं, द नंबर्स, दैट इज नॉट एडिक्वेट। क्योंकि सर्विस डिलीवरी के लिए अगर आप 8 घंटे काम करते हैं और आपने एक आदमी लगा रखा है, तो आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं कि उस आदमी से आप 10 घंटे काम करवा रहे हैं और उसको आप ओवर टाइम दे रहे हैं। एक्चुअली प्रॉपर सर्विस डिलीवरी के लिए आपको 2 आदमी चाहिए, जो 8-8 घंटे काम करें। उसको एक सेकेंड आदमी को एम्प्लॉय करने के लिए आपके पास पैसे हैं नहीं। तो अगर प्रॉपर सर्विस डिलीवरी करनी है, जो भी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पोस्टल हो, वॉट एवर इट इज, यू नीड टू डबल द नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्योंकि 120 करोड़ की पॉपुलेशन है। बिल्कुल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इतनी छोटी है इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन। बिल्कुल, ये हो सकता है थोड़ा सा लोगों को विषय बोझिल लगे, लेकिन बहुत ही गंभीर सवाल है, खास करके तब जब प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। उसका एक अर्थ अगर हम ये निकालते हैं कि सरकार का साइज छोटा हो, तो सरकार का साइज एक तरफ छोटा करने की चुनौती है, लेकिन पब्लिक डिलीवरी में साइज को बढ़ाने की जरूरत है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती कि 10% का ग्रोथ देने की बात करते हैं, स्टेट कैपेसिटीज की हमारे यहां बात होती है। अब हम ये सुनते हैं श्रीनिवास राघवन साहब कि दरअसल जो टैलेंट चाहिए इस देश को चलाने के लिए गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, वहां भी बड़ी मारामारी है। आपकी क्या राय है? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। 2002 की बात है, कहीं किसी इसमें थी मीटिंग थी कुछ, तो मुझे एक उस समय जो वित्त मंत्री थे उन्होंने मुझे कहा कि वाजपेयी साहब ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारे मिनिस्ट्रीज को बोला कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भेजो।
तो एक मिनिस्ट्री से 6,000 करोड़ का एक प्रपोजल आया जो 2 A4 शीट पे था। उन्होंने कहा कि देखिए 2 A4 शीट पे मैं 6,000 करोड़ कैसे सैंक्शन करूं। एंड द रीजन फॉर दैट वाज कि उस मिनिस्ट्री में जिसने ये 2 A4 शीट जो भेजे थे उनके पास ये क्षमता नहीं थी कि एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बना सके। सो कॉम्पिटेंस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद इन द गवर्नमेंट। उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। बिल्कुल, आपने एक आंकड़ा बड़ा प्रोवोकेटिव आंकड़ा रखा है कि 120 करोड़ के देश में ये सारा पैसा जो टैक्स पेयर या नागरिक के नाते हम लगाते हैं या हमारे पास होता है वो 3-4 करोड़ लोगों को सपोर्ट करने में जाता है। एक कंपेलिंग थीम है। हम उम्मीद करते हैं कि शुरुआती कदम ये बजट उठाते हुए हमको इस मोर्चे पर भी जरूर दिखाए। तो कल की तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजार आज स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच बेहद शांत कारोबार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज IPL, बताएंगे कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।